आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। मुख्य सेविका का ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हमारा दिया है सामाजिक समस्याएं। ठीक है, जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी समाज में समस्याएं देखने को मिलती है, लेकिन खास तौर पर इसमें दिया गया है महिलाओं के बारे में। ठीक है, महिलाओं और बच्चों के बारे में जो समस्याएं देखी जाती है ना समाज में, उनके बारे में पूछा गया। तो हम दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला हमारा महिलाओं के बारे में और बच्चों के बारे में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं समाज में। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। तो महिलाओं की समस्याएं क्या होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका सामना पुरुष और स्त्री दोनों ही करते हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कमज़ोर स्वास्थ्य। इनकी मार पुरुष और स्त्री दोनों को सहनी पड़ती है। जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, कमज़ोर स्वास्थ्य, पुरुष और स्त्री दोनों ही समस्याओं का सामना करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी समस्याएं होती हैं जो केवल महिलाओं को ही उठानी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि विभिन्न संस्थाओं में उन्हें लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप देखें, कहीं पे आप पुरुष और महिलाओं के बीच देखते भेदभाव होता है। और इसके दृष्टांतों में हम भ्रूण हत्या की, पेट में ही बच्चों को मार, जैसे पता चलता है लड़की है तो पेट में इसको मार दिया जाता है। स्त्री शिशु हत्या, पैदा होने के बाद भी बच्चों को मार दिया जाता है। घरेलू हिंसा, घर में जो जब शादी के बाद जब घर में होते हैं जो गृहिणी, तो उसके साथ घरेलू हिंसा, मारपीट, और यहाँ तक कि उसको जला भी दिया जाता है। दहेज के लिए परेशान किया जाता है, यौन प्रताड़ना होती है, वैधव्य आदि। ये सभी समस्याएं देखने को मिलता है किसके प्रति? महिलाओं के प्रति। सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। ये समस्याएं इस कारण है कि स्त्रियों के साथ विभिन्न संस्थाओं में हिंसा का व्यवहार किया जाता है। तो महिलाओं को बहुत सारा, अब देखा जाए तो सामना करना पड़ता है। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है उनके सामने, समस्याएं आती हैं। जब जो इसमें पहला हम बात करेंगे बालिका भ्रूण हत्या के बारे में। ये क्या होता है? आप जानते ही हैं, पैदा होने से पहले स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है। यद्यपि संविधान ने पुरुष और स्त्री पर यह प्रतिबंध लगाया है कि वे लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव ना करें, फिर भी कई शिशु ऐसे होते हैं जिन्हें जन्म से पहले ही भेदभाव का शिकार करना पड़ता है। तो बात करें हम, जैसे कि कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो उसको पता चलता है कि हाँ पेट में अगर कोई लड़की है, ठीक है, अगर लड़की है तो उसको पेट में ही मार दिया जाता है, क्योंकि अब कोई भी नहीं चाहता ना लड़की हो। ठीक है, कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जो नहीं चाहती कि लड़की हो, वो चाहते हैं लड़का हो। तो वो उस कारण क्या होता है, लड़की को मार देता है। अगर किसी कारणवश वो लड़की पैदा हो जाती है तो पैदा होने के बाद बहुत सारे रीति रिवाज थे कि बच्चों को पैदा होने के बाद जो लड़की है उसको मार दिया जाता था। चाहे एक रस्म था, दूध के पानी में बच्चे को डालकर उसको मार दिया जाता था। तो ऐसे रस्में बहुत पहले प्रचलित थी। आज भी ये चलती है कि हाँ लड़की को मार दिया जाता है पेट में ही, या जब पैदा होती है तो उसके बाद मार दिया जाता है। जब बच्चा माँ के पेट में ही होता है तभी सोनोग्राफी के माध्यम से बच्चे का लिंग का पता लगाया जाता है। जो सोनोग्राफी होता है ना, तो उससे पता चलता है कि लड़का है लड़की, पता लगाकर अगर लड़की है तो उसको मार दिया जाता है। ठीक है, कई लोग गर्भपात करवाते हैं। स्त्री के भ्रूण की हत्या को बालिका भ्रूण हत्या कहते हैं। ठीक है, बालिका भ्रूण हत्या कहते हैं। या सही है कि गर्भपात के अधिनियम को भारत में 1971 में पारित किया गया था। ये तो अधिनियम 1971 में पारित हुआ था। इसमें यह प्रावधान है कि ऐसा गर्भपात चिकित्सा सम्मत दशाओं में किया जाना चाहिए। यद्यपि इस अधिनियम द्वारा किसी स्त्री भ्रूण हत्या की स्वतंत्रता नहीं है। बड़े शहरों में भ्रूण के लिंग का पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक लंबे समय के बाद देश के विभिन्न भागों में कई ऐसे क्लिनिक खुल गए हैं जो लिंग का पता लगा लेते हैं। टेलीविज़न की खबरों के अनुसार महाराष्ट्र में कई गाँव में पीने के लिए पानी तो नहीं
नहीं है, लेकिन भ्रूण के लिए लिंग को जानने व गर्भपात करने के लिए सुविधा उपलब्ध है। तो देखें, ये पुरानी सोच, महाराष्ट्र में पीने के लिए पानी नहीं है लेकिन भ्रूण पता करने के लिए सुविधा उपलब्ध है, लेकिन ये सख्त कानून है कि भ्रूण का पता लगाना कानूनन अपराध है। किसी भी हॉस्पिटल में ये नहीं बताया जाएगा कि लड़का है लड़की। इंडिया में ये अपराध माना जाता है, ठीक है, वहाँ पे नहीं बताया जाता। अगर ये कानून वहाँ पे है कि अगर बताएंगे तो वो हॉस्पिटल को कानूनन उस पर कार्रवाई होगी। तो इसलिए ये सब नहीं बताया जाता, क्योंकि बता दिया जाए तो लड़की को मार दिया जाता है, इसलिए ये एक कानूनन अपराध है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, तो लोग क्यों मारते हैं इसने कार्य को उचित ठहराकर कहते हैं कि एक लड़की का जन्म भविष्य में उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ लाता है। तो उन लोग बोझ समझते हैं लड़कियों को। अगर लड़की पैदा हो जाएगी तो उसकी शादी करनी होगी, दहेज देना पड़ेगा और उसका वो वंश नहीं चल पाएगा, विवाह में बहुत खर्च होगा, माता पिता को ही देना पड़ेगा, या खर्चा उपहार द्वारा भी चुकाया जाता है। तो ये सब उनकी सोच है कि इसीलिए उन्होंने ये सब किया कि हाँ, लड़की को मार के उनको कोई भी अफसोस नहीं होता। ठीक है, अब बात करें हम अब बात करें हम घरेलू दुर्व्यवहार के बारे में। तो ये क्या होता है, किसे कहते हैं? औरतों के साथ दुर्व्यवहार घर या घर के बाहर कहीं भी घटित हो सकता है। असामान्यतः परिवार एक ऐसा सुरक्षित स्थान माना जाता है जहां स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो सकता, लेकिन स्त्रियों का यह भ्रम भी दूर हो जाता है जब उन्हें अपने मकान में ही दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। घरेलू दुर्व्यवहार या हिंसा वह विनाशकारी कार्य है जो घर में स्त्रियों को आहत करता है या चोट या हानि पहुंचाता है। तो ये क्या होता है कि आप देखते होंगे कि शादी के बाद जहाँ वो लड़की रहती है, ठीक है, वहाँ पे उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता, उसके साथ जो लोग होते हैं उसके साथ दहेज के लिए उत्पीड़न करते हैं या किसी काम के लिए पैसा घर से मांगने के लिए कहते हैं। कोई भी ऐसी समस्याएं होती है जिसके कारण लड़की को वो लोग परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं। तो ये घरेलू हिंसा का ही एक रूप है, जो लड़की को मारते पीटते हैं, दहेज के लिए परेशान करते हैं या फिर और भी चीज़ों के लिए उसको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, यहाँ तक कि उसको जला भी देते हैं। तो सारे केसेस देखने को मिलता है हमारे भारत में, जो बहुत ही बुरा है, जो महिलाओं के साथ होता है, जिसे महिलाएं सहती हैं उसको। तो उसके साथ क्या करते हैं, घर में मारपीट भी करते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अधिकार से वंचित किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे उसके साथ भेदभाव करते हैं, उसे गाली गलौज करते हैं, उसको कोई अधिकार नहीं देते। अगर बच्चा नहीं होता उसके लिए ताने देते हैं, उसको खाना नहीं देते, बहुत सारे उसके साथ जाति करते हैं, जुल्म करते हैं। ठीक है, बात करें तो 30% स्त्रियां घर में होने वाले दुर्व्यवहार से पीड़ित हैं। घरेलू दुर्व्यवहार जैसे कि पत्नी को पीटना, लड़कियों को गाली गलौज करना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना जिसका अंत दहेज के कारण मृत्यु और स्त्री को घर से बाहर निकलने नहीं देता। ये पता है, जब दहेज के लिए परेशान करता है उसको मार दिया जाता है, गाली गलौज किया जाता है, मार पीट की जाती है। तो ये सब क्या, घरेलू दुर्व्यवहार का एक ऐसी संस्कृति से जुड़ा हुआ है जो मौन की संस्कृति, और स्त्री कुछ भी बोलती नहीं है और सारे मसले को व्यवस्थित कहकर टाल देती है। मतलब वो कुछ बोलती नहीं है और सारा जुल्म है वो सहती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अधिकांश परिवारों में आदमी और औरत एक समान शक्ति नहीं रखते। घरेलू हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है, जो स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं वे भी स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले सकती। और तब उन स्त्रियों की स्थिति की कल्पना कीजिए जो अपने पति के अधीन है और जिन्हें अपने फैसले लेने का अधिकार नहीं है।
समाज में यह माना जाता है कि घर में पुरुष स्वामी होता है और स्त्री अधीनस्थ। अक्सर समाज में दबाव स्त्रियों को बाध्य करने देते हैं कि वे दुर्व्यवहार को सहन करें और इस तरह परिवार के सम्मान को क्षति न पहुंचे। मतलब तो ये जो पति होता है वो ऊपर होता है और पत्नी दूसरे नंबर पे होती है। जो भी फैसला लेता है वो पति लेता है और पत्नी को उसको मानना पड़ता है, उसको सिर्फ आज्ञा का पालन करना पड़ता है, उसको कुछ और नहीं समझा जाता। चाहे वो अपने पैरों पे खड़ी हो चाहे ना हो, नौकरी कर रही है, कुछ भी, जो फैसला लेना होता है वो पति का होता है। और पति द्वारा या उसकी फैमिली द्वारा जो भी उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पत्नी को उसको चुपचाप मानना पड़ता है और किसी से उसकी शिकायत नहीं करने को कहा जाता है, क्योंकि ये परिवार का इससे सम्मान बढ़ेगा। चाहे लड़की हो, शादी से पहले अपनी फैमिली में होती है तो क्या होता है, पूरी फैमिली चाहती है कि हाँ, अगर कुछ भी ऐसा उन लोग उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं कोई भी, तो उसको चुप रहने को कहा जाता है कि नहीं तुम चुप रहो, नहीं तो घर का इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। या बहुत सारे ऐसे उसको बोला जाता है कि हाँ, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ हमारे कहना मानना, चाहे वो सही हो गलत, फैसला लड़की को ही मानना पड़ता, नहीं तो घर की इज्जत दांव पे होती। चाहे वो अपने घर हो या शादी के बाद, तो वो शादी के बाद पति और पूरी फैमिली के कहना मानना पड़ता है, उसको सारे जुल्म सहने पड़ते हैं। चाहे कुछ भी हो, वो उफ तक नहीं करती है। नेक्स्ट आता हमारा दहेज किसे कहते हैं। मतलब दहेज भी एक सामाजिक समस्या है। लड़की के माता पिता जिसकी शादी में दूल्हे के माता पिता या उसके परिवार को नगद या वस्तु के रूप में जो उपहार देते हैं वह दहेज कहलाता है। ठीक है, शादी में आप देखते ही होंगे, जाते होंगे शादी में, तो जो सामान दिए जाते हैं और कुछ पैसे दिए जाते हैं, तो वो सब क्या है, दहेज है। वह मांग है जिसे हम उसको पूरा करते हैं। दूल्हा या उसके परिवार वालों को विवाह होने से पहले धन के रूप में मांगा जाता है शादी में कि हाँ, हमें दहेज इतना चाहिए, कार चाहिए, सामान चाहिए। और लेकिन और लड़की वाला क्या करता है, उसको पूरा करता है। यही रीज़न है कि दहेज के डर से क्या करते हैं लोग, लड़कियों को मार देते हैं। दहेज ही एक बहुत बड़ा कारण है लड़कियों की हत्या के लिए। तो ये जो रीत है ये बहुत बरसों से चली आ रही है, जो अभी तक ही चल रहा है। क्या उपहार दहेज में कोई अंतर है, तो इसके बारे में बात करें तो जब माता पिता अपने मन से देता है तो वो उपहार कहलाता है। ठीक है, कि हाँ, अपने बेटी को कुछ दे दिया तो वो उपहार है। अगर कोई डिमांड करता है कि नहीं हमें कार चाहिए, हमें पैसे चाहिए, इतने लाख चाहिए, तो ये क्या है, दहेज है, जो बहुत ही गलत है। भारत सरकार ने दहेज की प्रथा के खतरे को समझते हुए दहेज निषेध अधिनियम 1961 पारित किया। तो एक दहेज निषेध अधिनियम सरकार द्वारा पारित किया गया है। कब, जैसे 1961 में। ठीक है, वह संपत्ति जो विवाह को ध्यान में रखकर और विवाह संपन्न हो रहा है ऐसे समझकर दी जाती है। इस अधिनियम के अनुसार दहेज देना और लेना दोनों ही कानूनन अपराध है। अगर इसमें पकड़ा गया जो अपराधी है उसको 6 माह की सजा होगी और 50,000 रुपये का जुर्माना होगा। महिला आंदोलन के दबाव के कारण दहेज निषेध अधिनियम 1984 में संशोधन किया। कब, 1984 में इसका संशोधन करके इस संशोधन में 5 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना। तो जो पहले 6 माह की सजा थी, अब 5 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना उस पर लगेगा अगर कोई भी पकड़ा गया। 1984 का संशोधन कुछ नए प्रावधानों के साथ आया। इससे पहले जो 1961 का अधिनियम था उसमें कुछ सुधार किए गए। 1961 के अधिनियम में निहित शिकायत 1 वर्ष के अंदर करने का प्रावधान हटा दिया गया। और जब यह संभव हो गया कि लड़की के माता पिता, रिश्तेदार, स्वयं सेवी संस्थाएं लड़की की ओर से शिकायत कर सकते हैं। 1961 के अधिनियम के अनुसार पत्नी के पति पर मुकदमा सरकार की स्वीकृति से ही संभव होता था, पर 1984 के अधिनियम के अनुसार दहेज मांगने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए स्वीकृति आवश्यक नहीं है। अब कोई भी स्वीकृति नहीं, अगर लड़की चाहे तो कभी भी उस पर कर सकती है। दहेज अधिनियम 1986 में पुनः संशोधित किया। अब जुर्माना की रकम
को बढ़ा के 15,000 रुपये कर दिया गया। पहले हुआ था 5,000, ठीक है, फिर उसके बाद हुआ 10,000, अब हो गया 15,000, ठीक है। यदि पत्नी की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष बाद आप प्राकृतिक रूप से हो जाए तो वह भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 304 के अनुसार सजा दिए जाने योग्य अपराध माना जाने लगेगा। तो 7 वर्ष, ठीक है, अगर पहले होता है तो उसको सजा हो सकती है, अगर कोई भी दंड उसके वजह से हो तो उस पर कार्रवाई होगी, ठीक है। तो दहेज के बारे में आप लोग समझ गए कि क्या है। यहाँ पे जो आप इम्पोर्टेंट होगा वो और कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो हमारा आता है यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न के कई स्वरूप है। एक स्त्री को उसके काम की जगह पे उत्पीड़ित किया जा सकता है या उसे घर या गली कूचे में परेशान किया जा सकता है। नीचे कुछ हम देखें, यौन उत्पीड़न जो होता है या बलात्कार या काम के स्थान पर उत्पीड़न किया जाता है। आजकल क्या होता है, जहाँ लड़कियां नौकरी करने जाती हैं वहाँ भी उसके साथ दुष्व्यवहार होता है, उसके साथ उत्पीड़न किया जाता है। और बलात्कार कहीं भी आजकल ये बहुत देखने को मिलता है। बलात्कार वह क्रिया है जिसमें बलपूर्वक स्त्री के साथ लैंगिक अंतर की जाती है और जो उसकी इच्छा के विपरीत होती है। किसी भी अवयस्क लड़की के साथ उसके बिना स्वीकृति अथवा सहमति से यौन संबंध रखे जाते हैं या किसी औरत के साथ उसको धमकी देकर उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, वही बलात्कार होता है, ठीक है। अब बलात्कार के कारण क्या है, तो कई शताब्दियों से भी सभी समाज में यौन उत्पीड़न को स्त्रियों को दबाने और परेशान करने का साधन समझा जाता है, क्योंकि स्त्रियों को यह भय बना रहता है कि उसके शरीर पर आक्रमण किया जा सकता है और उसकी तस्करी को रोका जा सकता है। तो ये क्या है कि यौन उत्पीड़न जो होता है, एक तो उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसके साथ बलात्कार, ठीक है, बलात्कार करके किया जाता है, ठीक है, जोर जबरदस्ती उसके साथ की जाती है तो वो बलात्कार। उसके ऑफिस में उसके साथ उत्पीड़न की जाती है, उसके साथ उसको गलत नज़रों से देखा जाता है, छेड़छाड़ किया जाता है, ये भी सभी यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। क्या आपने राजस्थान की एक सामाजिक कार्यकर्ता भवरी देवी के बारे में सुना है। वो अपने गांव में बाल विवाह के खिलाफ लड़ रही थी और ऐसा करते वह ऊंची जाति के भू स्वामियों की कोप भाजन बन गई। अपने पति की उपस्थितियों में 5 व्यक्तियों के गिरोह द्वारा खेत में काम करती हुई एक उस महिला के साथ बलात्कार किया गया। मतलब ये तो बहुत ही सुनने को आता है, यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियों की जो 5-6 साल की होती है उनके साथ भी बलात्कार किया जाता है। आज की मानसिकता बहुत ही बदल गई है, ये चीज़ें बहुत कुछ देखने को मिलता है। महिलाओं के साथ तो बहुत ही उत्पीड़न होता है, चाहे बलात्कार हो या वो घर पे हो, उसके पति के द्वारा ही क्यों ना हो, चाहे वो ऑफिस में हो, नौकरी कर रही हो बाहर या कहीं भी हो, उसके साथ घर से लेकर बाहर तक हर जगह उसके साथ उत्पीड़न होता ही है। बलात्कार ना केवल शरीर को नुकसान पहुंचाता है लेकिन गंभीर शारीरिक दर्द भी देता है और मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी पैदा करता है। बलात्कार का शिकार स्त्रियां लंबे या छोटे अंतराल के लिए चोट तो सह लेती हैं, लेकिन बलात्कार का जो शिकार कोई बच्ची होती है या किशोर होती है, मतलब जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं वो भी नहीं जानती कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस उम्र में लड़की के साथ हो रहा है, वह बाद में चलकर वयस्क अवस्था में उसके लिए हानिकारक हो सकता है। तो मतलब छोटी छोटी बच्चियों को भी लोग नहीं छोड़ते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में 1960 में पहली बार बलात्कार का कानून बना था। बाद में पूरे 123 वर्ष तक यानी 1983 तक यह कानून बिना किसी परिवर्तन के चलता रहा। बलात्कार के विरोध में जो कानून बना वह स्त्रियों के खिलाफ था। इसका संशोधन जब 1983 में हुआ तब तक बलात्कार की पीड़िता को बिना किसी शक के यह सिद्ध करना होता था कि उसने यौन संबंध की
कोई रजामंदी नहीं दी थी। अदालत केवल गंभीर चोट को ही तथ्य के रूप में मानती थी। मथुरा के बलात्कार के मुकदमे का उल्लेख जो हमने पहले किया, उसमें जो पुलिस वाले उत्तरदायी थे उन्हें दोष मुक्त कर दिया। मतलब एक तो बलात्कार हो और उसके बाद उसको साबित करना पड़ता था कि हाँ उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसकी मर्जी से नहीं हुआ। उसको सच साबित करने में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी और ये सारे कानून भी उसके साथ नहीं देते थे। तो बलात्कार कानून में 1983 का जो संशोधन हुआ वो 2 क्षेत्रों में था। कौन कौन से? तो जो पहला था, हिरासत में किया गया बलात्कार अपराध है, और जो दूसरा, हिरासत में किए गए अपराध के लिए अपराधी को 7 वर्ष की न्यूनतम जेल और सामूहिक बलात्कार, गर्भवती स्त्री का बलात्कार और 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार करने पर कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये 2 प्रावधान किया गया है। बलात्कार के सिलसिले में 1983 में अदालत ने जो फैसला दिया उसके अंतर्गत बलात्कार से प्रताड़ित महिला को अपने पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं थी। तो पहले तो उसको साबित करना पड़ता था, लेकिन अब नहीं। अदालत ने यह कहा कि जैसी स्थिति हमारे देश में है, इसके अनुसार स्त्री के लिए यह प्रमाण देना कि उसने बलात्कार का विरोध किया है या बताना उसके घाव पर नमक छिड़कने के समान है। अब यह बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय संशोधन बिल 2002 ने जिसने 1872 के मूल अधिनियम में से 2 धाराओं को हटा दिया है, इस बात को स्पष्ट करता है कि बलात्कार का शिकार सामान्यतः अनैतिक चरित्र का व्यक्तित्व है। ठीक है, तो अब उसे कोई भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ उसके साथ बलात्कार है, उसको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो न्यायपालिका की क्रियात्मक पर जोर देने वाले 1983 के संशोधन के अनुसार बलात्कार के कानून में आज भी बलात्कार से पीड़ित होने वाली स्त्रियां न्यायालय के सामने नहीं आती हैं और इसलिए इसकी कोई रिपोर्ट नहीं मिलती। मतलब आज भी क्या होता है, जो बलात्कार किसी लड़की के साथ होता है ना, तो वो लड़की नहीं आती है, शिकायत दर्ज नहीं कर पाती। अगर कोई लड़की शिकायत दर्ज करती है तो उसके घर वाले मना करते हैं कि मत करो, यहाँ उसकी चरित्र पे उंगली उठेगी। और कुछ लड़कियां उसकी फैमिली सपोर्ट करती हैं तो वो क्या करती है, रिपोर्ट दर्ज करती है। तो उसको जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अगर पैसे वाले लोग हैं ऊंचे स्तर पे हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको चुप कराने के लिए कभी कभी उसको मार भी देते हैं। तो यही सारे हमारे कुरीतियाँ, हमारे समस्याएं समाज में है जो लड़कियां सहते आ रही हैं, अभी भी सह रही हैं। बलात्कार होता है लेकिन उसमें भी चुप हो जाती हैं, नहीं बोलती हैं कुछ भी। समाज में एक और कुरीतियाँ देखने को मिलती है, वैधव्य। परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में वैधव्य को एक जो विधवा होती ना उसको अभिश्राप समझा जाता था और उन्हें परिवार और विशेष समाज में कोई आनंद या प्रतिष्ठा नहीं मिलती थी। एक विधवा अपवित्र समझी जाती थी और उसे कई सम्मान नहीं मिलता था। तो पहले के रीति रिवाज क्या होते थे, अगर उसका पति मर गया तो पति के साथ पत्नी को भी क्या करते थे, उसको साथ जला देते थे। तो ये सती प्रथा जो था वो भी कुरीति पहले देखने को मिलता था, बाद में ये हट गया। लेकिन विधवा को भी आजकल जो आज के समाज उसको सही नहीं मानता, उसको अशुभ मानता है, किसी खुशी के रीति रिवाज में उसको शामिल नहीं करता। अब शगुन समझता है कि वो शामिल होगी तो अब शगुन हो जाएगा। तो 1856 के बाद है जब बहुत बड़े समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रभाव से ब्रिटिश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह कानून को स्वीकृति मिल गई। तो जो समाज सुधारक थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उसके साथ ब्रिटिश सरकार ने मिलकर विधवा पुनर्विवाह कानून को मंजूरी दी। इसके बाद क्या हुआ कि विधवाओं का दूसरा शादी हो सकती थी। ठीक है, तो वो भी आज के ज़माने में क्या है, विधवा आज भी विधवाओं का दूसरी शादी नहीं कर, उसकी जो फैमिली हो दूसरी शादी नहीं करने देती। लेकिन जहाँ जहाँ शिक्षा
जो लोग शिक्षित होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरी शादी उसकी करवा देते हैं। तो शिक्षा ही इन सभी कुरीतियों का सामना कर सकता है, उनकी सोच बदल सकता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो गया है। तो इसमें आपका यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ है। स्त्रियों की परिस्थितियों में अनेक निषेधात्मक तत्वों का सामना करना पड़ता है। ये निषेधात्मक प्रभाव है बालिका भ्रूण हत्या, बालिका शिशु हत्या, दहेज, यौन उत्पीड़न और वैधव्य। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए। कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो आज फिर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।